So let's move ahead. In this lesson, we are going to discuss solution of system of equations. Got it? तो पहले बात करते हैं टू वेरिएबल एंड टू इक्वेशंस की। दो वेरिएबल हैं आपके पास x एंड y और आपको दो इक्वेशन दी है। तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? टू स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आपको दो लाइंस की इक्वेशन दे दी जाती है और आपसे बोला जाता है कि इसके सॉल्यूशन बताओ। तो सॉल्यूशन तो बेटा डिपेंड करते हैं कि लाइंस का, स्ट्रेट लाइन का नेचर कैसा है। नेचर से मतलब है वो इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या फिर कोइंसाइड कर रही है। अगर इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही जगह कट कर रही है ना। और इस सिस्टम को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। चेक करने का तरीका क्या है? इस तरह से कोफिशिएंट का रेशियो चेक करो। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। गॉट इट? ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, +1 में भी पढ़ा होगा। फिर अगर कुछ ऐसा हो रहा है रेशियोज़ के बीच में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि सिर्फ कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है? ये स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल है। अब पैरेलल है तो कहीं पर कट नहीं करेगी और कहीं पर कट नहीं करेगी का क्या मतलब है? कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसको हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलेंगे एंड हैविंग नो सॉल्यूशन। एंड इस तरह से हम चेक करते हैं। देन थर्ड केस, फिर अगर तीनों ही रेशियो बराबर हैं, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तो इस केस में क्या हो रहा होगा भाई? ये दोनों ही लाइन आपकी कोइंसाइड करेगी इस तरह से। ठीक है, तो इस केस में तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट सिस्टम एंड हैविंग इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? अच्छा, देन कुछ ऐसा है कि भाई वेरिएबल तो दो ही हैं बट तीन इक्वेशन दी है। दो वेरिएबल तीन इक्वेशन और आपसे बोला जा रहा है कि सॉल्व करो। तो सॉल्व करो, अगर वाकई में इसका सॉल्यूशन है तो इसका तो ये मतलब है ये तीनों लाइन आपस में कट कर रही होगी। अगर सिर्फ एक सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, अगर एक सॉल्यूशन है तो क्या हो रहा होगा? तीनों लाइन आपस में एक ही पॉइंट पे कट कर रही होंगी। इसका मतलब ये तीनों लाइन कैसी है? कॉन्करेंट लाइंस हैं। ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है एंड कॉन्करेंट लाइंस है। तो ऐसी लाइंस को सॉल्व कैसे करते हैं? ऐसे कर सकते हो भाई, पहली दो को सॉल्व किया, एक्स वाई की वैल्यू आई, तीसरी में उठा के रख दी, अगर सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब कॉन्करेंट है। गॉट इट? दूसरा तरीका ये है, दिस इज़ व्हाट कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। ये +1 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। डिटर्मिनेंट a1 a2 a3, कॉफिशिएंट का डिटर्मिनेंट बना लो b1 b2 b3 -c1 -c2 -c3, इसको इधर ले जाना, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। क्वेश्चन कैसे बनता है भाई? कहीं भी एक जगह आपको क्या अननोन नंबर दे दिया जाएगा, लाइक k लैम्डा m n कुछ भी, और उसकी वैल्यू निकालनी होगी। बोला होगा कि क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है। गॉट इट? अच्छा, और क्या क्या हो सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? ऐसा हो सकता है ना, जैसे मान लो कि आपको तीन लाइन दी, L1 इक्वल्स टू 0, L2 इक्वल्स टू 0, L3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मान लिया कि L1 और L2 में क्या हो रहा है? ये रेशियो सेटिस्फाई हो रहा है, a1/a2 b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। इसका क्या मतलब है? इसका तो ये मतलब हो गया ना, L1 एंड L2 आर सेम लाइन, कॉन्साइड कर रही है, तो ये तो सेम लाइन है। समझ में आ रहा है? अगर L1 और L2 सेम लाइन है फिर तो आप क्या करो, L1 इक्वल्स टू 0 को 1 मिनट के लिए भूल जाओ। बचेगा क्या? L2 इक्वल्स टू 0 एंड L3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि ये दोनों लाइन कैसी है, L1 एंड L2 लाइन कैसी है। अगर L2 एंड L3 इंटरसेक्ट कर रही है
यहाँ पर, फिर तो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है ना। फिर क्या आ जाएगा इसमें, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर तो एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन आएगा यहाँ पर। अगर ये लाइन कुछ ऐसी है, L2 भी पैरेलल है L3 के, ठीक है, फिर तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। इस केस में नो सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर अगर कुछ ऐसा है कि L2 एंड L3 आर सेम, ये भी सेम है। सेम मतलब कि कॉन्साइड कर रही है, कॉन्साइड वाली कंडीशन यहाँ भी आपकी सेटिस्फाई हो रही है। फिर तो इसका क्या मतलब हुआ, फिर तो तीनों ही लाइन L1 L2 L3 तीनों, इसका तो L1 तो पहले ही, L1 L2 तो पहले ही सेम थी, ये तीनों ही लाइन एक ही बात है ना। फिर तो ये कुछ ऐसा लिखा है, इस केस में क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। गॉट इट, आई होप कि समझ में आ गया है। तो यहाँ तो मैंने सिर्फ कौन सा केस कंसिडर किया है, कॉन्करेंसी वाला। बाकी जो अभी चीज़ें मैंने डिस्कस करी है वो सारी पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती है। आई होप ये समझ में आ गया। सो नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशंस, अब की बार क्या है कि तीन वेरिएबल दिए हैं और तीन इक्वेशन दिए हैं, ठीक है। और इस सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। अपने प्रीवियस लेसन में भी हमने नॉन होमोजीनियस सिस्टम किया था। नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्या है, राइट साइड में कांस्टेंट होंगे, ठीक है। बेसिकली टू सिस्टम्स होते हैं, नॉन होमोजीनियस एंड होमोजीनियस। होमोजीनियस में राइट साइड में कांस्टेंट नहीं होते हैं, नॉन होमोजीनियस में राइट साइड में कांस्टेंट होते हैं। कम से कम एक तो होगा, ऐसा हो सकता है कि ये जीरो हो जाए, मतलब कम से कम एक नॉन जीरो कांस्टेंट यहाँ पर होगा। गॉट इट। तो मैट्रिक्स मेथड से हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेसन में, एंड हेयर वी आर गोइंग टू डू विद क्रैमर्स रूल, और इसको हम डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमारे पास तीन इक्वेशंस थी। तो इधर जो लेफ्ट साइड में लिखा था, जो इक्वेशन लिखी है यहाँ पर, ये इनके कोफिशिएंट से एक डिटर्मिनेंट बनाया, उसको हमने डेल्टा बोला, ठीक है। लुक, ये रहा, ठीक है। A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। फिर डेल्टा वन एक डिटर्मिनेंट हमने डिफाइन किया। जो राइट साइड में कांस्टेंट लिखे थे D1 D2 D3, कॉलम वन को उससे रिप्लेस कर दिया, कॉलम टू कॉलम थ्री एज इट इज़। डेल्टा टू, कॉलम टू को, यहाँ पर कॉलम टू को हमने D1 D2 D3 से रिप्लेस कर दिया, कॉलम वन कॉलम थ्री एज इट इज़। देन डेल्टा थ्री, यहाँ पर हमने कॉलम थ्री को D1 D2 D3 से रिप्लेस कर दिया, कॉलम वन कॉलम टू एज इट इज़, ठीक है। तो ये क्वांटिटीज़ हमने डिफाइन करी, डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री। अब क्या है, कुछ केसेस बनेंगे। पहले तो हमने क्या करा कि फर्स्ट इक्वेशन ये थी हमारे पास, इसको हमने क्या, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट A1, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A1। इस A1 लिखने का क्या मतलब है, यहाँ पर को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A1, ठीक है। A2 मतलब को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A2, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A3। इससे हम पूरी इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद ऐड करना है, ऐड किया तो यहाँ से तो कुछ ऐसा होगा, A1 A1, A2 A2, A3 A3 को x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और ऐसी वाली टर्म्स भी आएगी, B1 A1, B2 A2, B3 A3, उनका सम। बट वो तो क्या है, आपका जीरो हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना, प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि देखो,
एक प्रॉपर्टी हमने कुछ ऐसी पढ़ी थी, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इक्वल्स टू 0, ये डिटर्मिनेंट है। तो एलिमेंट्स तो हम ये ले रहे हैं एंड कोफैक्टर किसी और रो या कॉलम के अगर ले रहे हैं, मान लो इसके कोफैक्टर ले रहे हो और फिर यहाँ पर आप प्रोडक्ट का सम कर रहे हो क्रॉसपॉन्डिंग, ये एलिमेंट है, ये कोफैक्टर है, इसका कोफैक्टर है, ये एलिमेंट है, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर है, ये एलिमेंट है, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर है, तो इनके प्रोडक्ट का सम क्या होता है, 0 होता है ना। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है, इधर भी यही प्रॉपर्टी लग जाएगी इन सब में, और यहाँ पर भी इन सब में प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो वो बाकी सारी टर्म्स तो 0 हो ही जाएंगी। और राइट साइड में D1C A1 D2C A2 एंड D3C A3। अब ये क्या है, ये कहाँ से आया है, ये तो डेल्टा की वैल्यू हो गई, ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। और ये कहाँ से आएगा, देखो ये डेल्टा 1 की वैल्यू आ जाएगी, इसी का तो कोफैक्टर लिया है। और CA2 मतलब इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर है, CA3 मतलब इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर है। तो ये आ गया आपका डेल्टा 1, दिस इज़ व्हाट डेल्टा 1। तो यहाँ से डेल्टा इंटू एक्स इक्वल्स टू डेल्टा 1 बचा, ठीक है। तो बाकी एक्स को यहाँ रहने दो, डेल्टा नहीं चले आओ। तो ये आपका डेल्टा 1 डिवाइड बाय डेल्टा करने से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, सेम लॉजिक सिमिलरली y इज डेल्टा 2 ओवर डेल्टा एंड z इज इक्वल्स टू डेल्टा 3 ओवर डेल्टा। क्लियर, तो इतना आ जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया है। एक बार आप खुद प्रैक्टिस करना, कॉपी पर पेन पेपर लेके बैठो, इनको निकालने की कोशिश करो। बाकी आप कुछ केसेस है अपने नेक्स्ट लेसन में करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने आपको प्रूफ बताया कि इस तरह से आई है। बाकी यहाँ पर इस तरह से आप डेटरमेंट्स बना के बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। इसकी कोई वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से भी एक वैल्यू आ जाएगी, इधर भी वैल्यू आएगी और इधर भी वैल्यू आएगी। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो मैट्रिक्स मेथड से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इजी मेथड है, ठीक है। बट हम इसको बोर्ड में यूज़ नहीं कर सकते, दिस इज़ फॉर कंपटीशन पर्पस ओनली। गॉट इट। अभी आगे कुछ केसेस बनेंगे, डिपेंड, जैसे कि हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था ना, कुछ केसेस थे, डिपेंड करता है कि डिटर्मिनेंट 0 है या नॉन 0 है। फिर उसमें भी दूसरा तीसरा केस बना था, वहाँ पे एडजॉइंट A इंटू B हमने चेक किया था, यहाँ भी है। तो अपने नेक्स्ट लेसन में करते हैं। तो इस लेसन के लिए इतना ही बस।